अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN के साथ में हूँ आपकी मेज़बान साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के बाद मुंतखब शुदा जो लोग थे उनका तारफ़ी प्रोग्राम्स का सिलसिला हमने शुरू किया है। हम उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से अपना काम करेंगे, अपनी आवाम की खिदमत करेंगे, उनकी आइंदा हिकमत अमली क्या होगी। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खुर्रम अली, जो कि वार्ड नंबर 35 से पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और साथ में ये काउंसलर भी मुंतखब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आप अपना तफसीलन तारफ़ दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इससे पहले आप किसी सियासी पार्टी के साथ थे, आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद खुर्रम अली, मेरा तल्लक मुज़फ़्फ़राबाद की वार्ड 35 से है और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे मैं इलेक्शन लड़ा हूँ और मैं अपने इलाके के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया। मेरा मैडम जो इंट्रोडक्शन है, हमारा तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 1977 से है। 1977 में मेरे दादा सैयद मारम शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे असम्बली मेंबर बने एजे के असम्बली में, ठीक है। उसके बाद फिर 1982 में मेरे ताया सैयद बादशाह साहब हैं जो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े और इसी वार्ड से, जिस वार्ड से मैं आज जीत के काउंसलर बना हूँ, इसी वार्ड से उन्होंने इलेक्शन लड़ के जीता था और लोगों की खिदमत की है। 1982 के बाद 1992 में मेरे ताया सैयद मंजूर शाह साहब जो मेरे दूसरे ताया हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा इसी वार्ड से जिससे मैं लड़ा हूँ और उन्होंने इलेक्शन जीत के जो मतलब हमारी आवाम की, जो हमारे वार्ड की आवाम की खिदमत की है। तो मेरा जो ख़ानदान का तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत पुराना है और हमारी सियासी फैमिली, और हमने इससे पहले भी मतलब हमेशा जो जीत के अपने लोगों की खिदमत की है और इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे हम अपने लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। क्या आप भी, आपकी अपनी फैमिली का तो आपने बताया कि वो तो इतने अरसे से हैं आपके पीपल्स पार्टी के साथ, क्या आपकी भी पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी इतने ही? जी हाँ, ज़ाहिर है मेरी फैमिली की वाबस्तगी है, तो मेरी भी फैमिली से मेरी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उस तरह से वाबस्तगी है। मैं उस तरह से फ्रंट लाइन पे इससे पहले नहीं रहा क्योंकि मेरा बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन जो है ना वो बिजनेसमैन हूँ, लेकिन ये कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही रहा हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही चलता रहा हूँ, लेकिन ये कि इससे पहले कभी फ्रंट लाइन पे आके उस तरह से मैंने एक्टिविटी नहीं की। तो अभी ये जो 30-32 साल बाद, फर्स्ट टाइम, जी हाँ, अभी 30-32 साल बाद जब इलेक्शन हुए हैं तो मेरी फैमिली के जो बुजुर्ग हैं, जो उससे पहले भी मतलब हमारे लोगों की खिदमत करते रहे, मेरी वार्ड के लोगों की खिदमत करते रहे, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमें इस वक्त जो बेहतर कैंडिडेट लग रहे हो मतलब फैमिली के अंदर से, और तुमने इलेक्शन लड़ना है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने कोशिश की है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनकी बात पे पूरा उतरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हम सब ये बताइएगा कि आज जैसा कि मौजूदा हुकूमत PTI की है, लेकिन इससे पहले नून लीग और PP की हुकूमत रही है, लेकिन उन हुकूमतों में से किसी भी हुकूमत के दौर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में इंतखाबात हो सके हैं, मुमकिन हुए हैं, तो इसका क्रेडिट आप किससे देंगे? मैडम, इसका क्रेडिट मैं हुकूमत वक्त को उस तरह से नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये क्रेडिट जो जाता है हमारी एजे के सुप्रीम कोर्ट को जाता है। मतलब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्ट्रांग जो है उस पर नहीं डिसीजन लिया था इलेक्शन के वाले से। तो अब जब ये PTI की गवर्नमेंट आई है तो इस गवर्नमेंट में मतलब हमारे, क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा मतलब गए कोर्ट्स में गए कि बल्दियाती इलेक्शन के वाले से जो हम लोग लोकल नुमाइंदगान हैं कि ये इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये जो लोगों तक उनके मसाइल काल एक जो वार्ड के नुमाइंदगान हैं वही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि MLA साहिबान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर बंदे की बात सुन सकें। एक मेरे जैसे या आप जैसे आम आदमी की उन तक अप्रोच नहीं होती है। सही। तो ये काउंसलर्स जो होते हैं ना वो इंशाल्लाह बेहतर मसाइल हल करेंगे और बेहतर मतलब वो कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि आपने अभी MLAs का जिक्र किया कि MLAs हजरात के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हर एक बंदे के पास जा सकें, लेकिन आप जो काउंसलर हैं, पहले लोगों का ये होता था वोट देते थे, उनकी नज़रें MLAs हजरात पर होती थी, लेकिन अब आप लोगों पर है। तो क्या आप इस कदर पुरुम्मीद हैं कि आप अपने लोगों के मसाइल उस तरीके से हल कर सकेंगे जिस तरह की उनके आपसे उम्मीदें वाबस्ता है? जी, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से बहुत पुरुम्मीद हूँ और मुझे एतमाद है अपने ऊपर कि मैं इंशाअल्लाह अपने लोगों के मसाइल के हल पे किसी जगह पे तक भी जाना पड़ा जाऊँगा। मैं बहुत सारे मसाइल जो मैंने इलेक्शन होने से पहले एड्रेस कर लिए हुए हैं, छोटे छोटे इशू हैं हमारे इलाके में, क्योंकि आम बंदा जो होता है मैडम उनके मसाइल मतलब इतने कोई बड़े नहीं होते हैं। गली मलों के मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, मतलब रास्तों के मसाइल हैं। मेन जो मेरे इलाके में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इशू है वो कब्रिस्तान का इशू है, और मेरा जो फर्स्ट जो टारगेट है वो मैं अपने इलाके के लोगों के लिए कब्रिस्तान का अरेंजमेंट करूँगा। मैं हुकूमत वक्त से ये मतलब अपने आप इस चैनल के तवज्जो से भी मैं कहता हूँ कि वो हमारे इन मसाइल में हमारी हेल्प करें और इस तरफ तवज्जो दें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों के मसाइल जितनी जल्दी और जितनी मतलब बेहतर तरीके से हल कर सके करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, आपने अपने मसाइल भी बताए और उनकी अपना बेसिक मसला भी बताया, कब्रिस्तान का मसला है। अब
अवलीन तरजीहात में से आपका यही होगा। लेकिन आपकी जो सारे काम हैं, सारी जो ज़रूरियात हैं, इन सब ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपकी जो हिकमत अमली होगी, क्या आपको अपने तरीके से काम करने देंगे मौजूदा हुक्मरान? जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हुक्मरान हमें काम करने देंगे। अगर नहीं काम करने देंगे तो इंशाल्लाह हम जिस लेवल तक जा सकते हुए उस मसाइल के हल के लिए हम लोग जाएंगे। हमें कोर्ट्स के दरवाजे खटकाने पड़े या हमें फेडरल तक जाना पड़ा, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे और मैं पुरुम्मीद हूँ ये हुकूमत तावन करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने हुकूमत की बात की कि हुकूमत तावन करेगी, लेकिन आजकल देखा जाए तो हुकूमत में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो क्या इस सूरत में अगर फ़र्ज़ किया हुकूमत बदलती है, कुछ भी ऐसा होता है कि आपको फ़ंड्स नहीं मिलते या देरी हो जाती है फंडिंग्स में, तो क्या उस सूरत में आपकी आवाम आपके साथ खड़ी होगी? अगर ऐसा नहीं होता तो उस सूरत में आपकी बैकअप प्लानिंग क्या होगी, आपकी क्या हिकमत अमली होगी नेक्स्ट अपने लोगों की, अपने मसाइल हल करने की, अपने लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए? देखिए मैडम, मैंने अपने लोगों के मसाइल जो हैं वो जितने भी जो भी मैंने अपने वार्ड में प्लानिंग करनी है ना, वो सब ओपन करनी है। मैंने किसी को मतलब हिडन किसी चीज़ को भी नहीं रखना। ठीक है। और माशाल्लाह से मेरे वार्ड के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो मतलब वो बड़े ज़ीरक लोग हैं, वो नज़र रखते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। ये सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी। अगर हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं करेगी तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम उन तक पहुँचाएंगे और हम कोशिश करेंगे हम लोकल कम्युनिटी मिलकर हम अपने मसाइल को मिलजुल के हल करें इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और तकरीबन तमाम पार्टी से ये देखने में आया है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया पार्टी की तरफ से, तो वो लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और कई लोग जीत भी गए हैं। तो क्या आपकी पार्टी में जो लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, क्या आपकी उन तक अप्रोच है या नहीं? जी, हम कोशिश कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवारों से हम लोग रब्ते में हैं और अप्रोच कर रहे हैं उनको। इंशाल्लाह वो हमारे साथ बैठ के मिल के हम लोग इंशाल्लाह लोगों को मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि पार्टीज़ ने उन लोगों को क्यों टिकट नहीं दी, हालांकि वो लोग विन भी किए हैं, वो लोग जीते भी हैं? देखिए मैडम, ये पार्टी डिसीजन होता है। अब पार्टी की एक अपनी नज़र होती है, वो मैं अपने तौर पे उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ये पार्टी की एक अपनी नज़र होती है कि कौन इलेक्शन, क्योंकि पार्टी की हमेशा कोशिश होती है कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है, उन लोगों को टिकट दिया जाए। तो सम टाइम में से आप सो जाते हैं, नहीं जीत सकते पार्टी के कैंडिडेट, आज़ाद उम्मीदवार जीत जाता है। ये ऐसा इलेक्शन का डजंट मैटर। ठीक है। तो क्या आपको लगता है जिन लोगों तक आप अप्रोच कर रहे हैं, जिन लोगों से आप राब्ते में, वो लोग वापस पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे, पीटीआई की तरफ आएंगे, सॉरी पीपी की तरफ? जी जी, ज़रूर इंशाल्लाह। जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पीपल्स पार्टी का जियाला है, जिसकी पीपल्स पार्टी से मंसूबियत है, जो पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखता है, वो कभी भी पार्टी को छोड़ेगा नहीं। और जो पार्टी को छोड़ेगा वो इंशाल्लाह कहीं का नहीं रहता। क्या आप नहीं समझते कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिली वो आज़ाद आए हैं, ये पार्टी से नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार आकर? देखें, कारकुन का अपना एक राइट होता है, कारकुन का एहतजाज करने का अपना एक तरीका होता है। सही। जिन कारकुनों ने एहतजाज किया है, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गए, कुछ जीत गए और मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा लोग जीते भी नहीं है कोई जो हमारे इस तरह से। चले ना तीनों से ही एक आधा तो जीता ही होना है ना? जी, एक आधा अगर जीत भी गए तो ये अपनी एफर्ट से जीता है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी के साथ ही आएगा अल्लाह के हुक्म से। चलें ठीक। आप ये बताइएगा कि गुज़िश्ता जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के, उसके बाद ये सुनने में आया था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों मुश्तरका मेयर लाएंगे। क्या ये इसमें कितनी एक हकीकत है या सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही मेयर सामने आएगा, अगर आप बताएं तो? जी मैडम, मेरी बात करें तो मैं और मेरी पार्टी तो हमेशा से यही ख्वाहिश रखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर आए। तो नून के साथ मिलना या किसी और के साथ मिलना ये मेरे लेवल की बात नहीं है, ये मैं पार्टी की आदत का मामला है। ये मेरे ख्याल में वो जो भी करेंगे बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। सही। तो अच्छा ये बताइएगा कि आजकल शुक्रिया मुहिम चल रही है, तो आप अपने लोगों का जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े, उनको शुक्रिया किस तरीके से अदा करेंगे या किया है तो कैसे किया? जी मैडम, मैंने डोर टू डोर जाके लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है और मैं आपके इस चैनल के तवसत से दोबारा मैं अपने वार्ड 35 के तमाम लोगों का, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है या जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं भी दिया, मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मैं, अब मेरे जिन्होंने मुझे वोट दिया सिर्फ वो लोग मेरे नहीं हैं, मेरे वार्ड के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब मेरे लोग हैं, चाहे वो जिन्होंने मुझे वोट दिया है या जिन्होंने दिया, सब के मसाइल इंशाल्लाह मैं तरजीह बुनियादों पर हल करूँगा। और मैं अगेन इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे जैसी शख्सियत पर एतमाद किया और अल्लाह के करम से अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त भी दी, मैं इलेक्शन जीत भी गया। ये उन सब लोगों के एतमाद का नतीजा है और इंशाल्लाह वो लोग मेरे ऊपर यकीन रखें, अल्लाह खैर करेगा। मैं इंशाल्लाह तमाम लोगों के मसाइल साथ लेके चलूँगा और सबको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा बताइएगा, इलेक्शन के दौरान हम लोगों ने देखा है कि जब एक ही मतलब बरादरी में से, एक ही मोहल्ले में से 2 या 3 लोग सामने आए या 4 लोग, बेसिकली ऐसा हुआ है कि घर में से भी 2 से 3 लोग सामने आए हैं, तो इस सूरत में आपस में नाराज़गियाँ, तल्ख कलामियाँ, ये सब चीज़ें चल रही थी, तो क्या आपका ऐसा किसी के साथ है? अगर ऐसा था
تو کیا اب آپ ان لوگوں کے ساتھ واپس آپ نے اپنے رابطے بحال کیے ہیں یا ابھی تک اسٹل جی بالکل سچویشن ہے؟ ہر وارڈ میں جی میڈم ایسا ہوا ہے. میری اپنی وارڈ میں مطلب نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، وہ بھی ہمارے تعلق والے میں. پی ٹی اے کے جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بھی ہمارے تعلق ہیں، کلوز ہمارے فیملی ٹرمز ہیں. اور جو آزاد امیدوار تھے جن سے میرا کمپٹیشن ہوا ہے، میرے چچا ہیں، ان سے میرا مطلب میں نے رشتہ آپ کو اپنا بتا دیا ہے. تو الیکشن ہے، مطلب الیکشن میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اپنے اپنے نظریات کی بات ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا، ان کے ایک اپنا نظریہ ہے، وہ آزاد امیدوار تھے. تو الیکشن میں جیت کے میں سب سے پہلے ان کے پاس گیا ہوں، ان کے گھر گیا ہوں، ان کو ملا ہوں، انہوں نے مجھے ویلکم کیا ہے، میں نے ان کو ویلکم کیا ہے. مطلب ہمارا تعلق اس طرح سے جس طرح پہلے یہ الیکشن ہے، الیکشن میں ہر کسی کو اپنا وہ پارٹیسپیشن کرنے کا حق ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، میں نے اپنا حق استعمال کیا. مطلب کوئی ایسا ایشو والی بات چلیے نہیں. صحیح، آپ نے اپنے وارڈ کے مختلف ایشوز بھی بتائے تھے، لیکن آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کا جو بیسک ایشو ہے وہ قبرستان کا ہے. جی ہاں. تو یہ بتائیں، آپ کے وارڈ میں تعلیم سے سب سے زیادہ ضروری مسئلہ ہوتا ہے، ہر انسان کی بیسک ضرورت ہوتی ہے تعلیم اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے. جی تعلیم اور صحت، اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ کیا وہاں پہ اسکولز ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بتائیے کہ ڈسپینسریز ہیں ایمرجنسی کے صورتحال میں کیا سچویشن ہے وہاں کی؟ جی میڈم، ہم لوگ وارڈ 35 جو وہ شہر کے مڈ میں ہیں، یہاں پہ الحمدللہ تعلیم کے لیے سکولز بھی ہیں اور ہاسپٹلز بھی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بڑے ہاسپٹلز ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی فوکس کریں گے. لیکن یہ کہ جو ہمارے اس وقت جو میری نظر میں جو بیسک مسائل ہیں نا، وہ لوگوں کے لیے قبرستان ہیں، رستے ہیں، سیوریجز ہیں، مطلب کوڑا کرکٹ ہر جگہ پہ پڑا ہوتا ہے. میں پچھلے تقریباً 1 ہفتے سے الیکشن کے بعد سے میں ہماری جو میونسپل کارپوریشن ہے ان سے رابطے میں ہوں. حالانکہ ابھی تک ہمارا الف بھی نہیں ہوا، کوئی اتنا فردر پروسیس بھی نہیں ہوا. تو میں ان سے رابطے میں ہوں اور ان سے میں نے ان کے جو سٹاف ہے ان سے کہا ہے کہ میرے علاقوں میں جو صفائی وغیرہ کے جو کام ہیں ان ساری چیزوں کو واچ کریں. اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایڈریس کرنا شروع کر دی ہیں چیزوں کو. بہت ساری جگہوں پہ ڈسٹ بین وغیرہ انہوں نے نہیں رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے کوشش کی ہے. یہ یہاں پہ کہنے والی بات نہیں ہے، میں نے اپنے سیلف فائنینس سے کوشش کر کے مطلب وہ کچھ چیزیں ارینجمنٹس کی ہیں. اور آگے بھی انشاءاللہ میں اپنی ذات کی حد تک جو میرے سے ہو سکا انشاءاللہ کروں گا. اور جو گورنمنٹ سیکٹر سے جتنا بھی ہو سکا میں اپنے کونسلر کا جو ایک لیول ہوتا ہے اس سے بڑھ کے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے وارڈ کے مسائل کی طرف لے جاؤں. جو آپ نے بات کی ہے سکولز اور ہیلتھ کی، تو سکولز اور ہیلتھ کے لیے مطلب اس وقت کیونکہ یہ اس لیول کی باتیں ہیں کہ جو ایک کونسلر اس کو واچ نہیں کر سکتا. ہماری وارڈ کے قریب ہائی سکولز بھی ہیں اور چھوٹی نہیں. دیکھیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بولا کہ ایم ایل ایز حضرات ہیں، ہر بندے کی بات نہیں سن سکتا، لیکن یہ اسکول اور جو صحت کے معاملات ہیں یہ ظاہر بات ہے یا تو لوگ آپس میں مل بانٹ کے یہ چیز کرتے ہیں کہ اگر اسکول میں ٹیچر نہیں آتا تو ہم خود جائیں. تو آپ ظاہر بات اس وارڈ سے کونسلر منتخب ہو، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں ڈیفینیٹلی مجھے کرنا پڑے گا. میں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اگر اس طرح کا کوئی ایشو میرے سامنے آیا، میں کیونکہ اپنے وارڈ آپ اپنے اسکولز میں چیک جی کیا ہے؟ انشاءاللہ میں چیک اینڈ بیلنس رکھوں گا اور پرمنٹ بیسس پہ رکھوں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ لوگ سرکاری سکولز کو چھوڑ کر پرائیویٹ سکولز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا سرکاری سکولز یہ جو ہیں پرائمری اور مڈل لیول تک یا کالجز، وہاں پہ ٹیچرز نہیں آتے یا وہ ٹیچرز اچھے طریقے سے پڑھاتے نہیں ہیں کہ لوگ سرکاری سکولوں کو چھوڑ کے پرائیویٹس کی طرف زیادہ جاتے ہیں؟ میڈم یہ مطلب ستم ظریفی ہے. میں اب کیا بتاؤں اس حوالے سے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ اب جو ایک غریب سے غریب بندہ بھی ہوتا ہے نا، اس کی بھی پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ہوں. کیونکہ ہمارے اس ایریا میں یا پھر پورے پاکستان میں یہی حال ہے کہ پرائیویٹ اسکول پہ لوگ اس لیے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن اچھی ہوتی ہے اور وہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری کوئی بھی جو بھی گورنمنٹ اس سے پہلے آئی ہے، میں کسی ایک کی نہیں بات کر رہا، جو بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اس سیکٹر کو فوکس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. مطلب سرکاری اسکولوں میں یہ آپ بھی بہتر جانتی ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں کہ کس لیول کی تعلیم ہے. جب سرکاری اسکول میں آپ اپنے بچے کو پڑھائیں گے تو میرا نہیں خیال بہت کم آپ کو 1-2 بچے ایسے مل جائیں جو اپنے آپ کو جو آگے اتنا مشکل کمپٹیشن جو دور جا رہا ہے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. اور سرکاری اسکول میں نہیں، ایسا بھی بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم خود بھی، میں نے بھی کئی کلاسز سرکاری اسکول میں پڑھی ہیں، لیکن الحمدللہ بہت اچھی ٹیچرز بھی تھی. لیکن صرف اتنا ہے کہ اس پر صرف نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو کیا آپ کا یہ لائے عمل ہوگا کہ آپ اس چیز پر غور کریں؟ جی ڈیفینیٹلی میڈم، میں اس پہ ضرور غور کروں گا. میں وہی بات بتائیے نا کہ ایڈمنسٹریشن کے ایشو ہیں، ٹیچرز کا ایشو نہیں ہے. ٹیچرز پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن ایڈمنسٹریشن ایشو ہے کہ پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چیز کو واچ کریں ان چیزوں کو انشاءاللہ. تو اس صورتحال میں اس چیز کو مد نظر رکھ کر آپ کیا وزیر تعلیم کے لوگوں تک اپروچ کریں گے کہ ان لوگوں کو وہاں پر لائیں گے اور اس چیز سے آگاہ کریں گے؟ ضرور انشاءاللہ. میں تو میرے ایریا میں جو اسکول ہے میں کوشش یہ کروں گا کہ میں ان کو روٹین میں ان کو وزٹ کروں اور وہاں پہ جو بھی مجھے ایشوز لگیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وزیر تعلیم کے اسمبلی کے فلور تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اپنے مسائل بھی بتائے اور سیاسی صورتحال پہ بھی ہم نے تھوڑا بہت آپ سے تجزیہ لیا. لیکن اس کے بعد
اب میں اور آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہوں گی، بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، نہ صرف اپنی وارڈ کے بلکہ پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی وارڈ کے لوگوں کو اور باقی بھی جتنے بھی ہمارے پورے میونسپل کارپوریشن کے جتنی وارڈ سے جو بھی لوگ ہیں، میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے نمائندگان آپ کے ساتھ کونسلر جو آپ کی وارڈ سے آئیں، آپ سب لوگ مل کے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے مسائل ان لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی بیک پہ کھڑے ہوں تاکہ وہ لوگ آپ کے مسائل آگے لے کے جائیں اور آپ کے مسائل حل کریں۔ یہی میسیج ہے سب کو میری طرف سے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سید خرم علی، جنہوں نے اپنی بات ہمیں بتائی، اپنے لوگوں تک پہنچائی اور یہ امید دلائی اپنے لوگوں کی کہ وہ ان کے تمام تر مسائل حل کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے ہر ایک مسئلے پر فوکس کریں گے، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے قبرستان کے مسئلے کو زیادہ اپنی اولین ترجیحات میں رکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ان کے وارڈ کے لوگوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اپنی تمام تر باتوں پر پورے اتریں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ، تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔